भाई गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर लेक्चर नंबर 4 दिया गल्ला कर लांगे। हमने लास्ट टाइम मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो सब किया था। अच्छे थियोरेटिकल टॉपिक्स थे, एक आध न्यूमेरिकल भी हमने उसको यूज करके सॉल्व किया। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स भी देखे, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का हमने पीएच कर्व भी देखा। फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स होते हैं वो देखा। एंड आयरन, कोबाल्ट, निकल, एलॉयज लाइक एल्निको, टिकोनाल, सॉफ्ट आयरन, ये सब एग्जांपल्स हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के। वी सॉ द पीएच कर्व आल्सो। वी सॉ रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, ये सीन था। शुरुआती तौर पे धीरे धीरे गया, फिर बढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, फिर हमने कम किया तो यहां पे आ गया। दिस इज रिटेंटिविटी ओ बी, फिर घटाया नीचे आ गया ये ओ सी, कोएर्सिविटी, फिर वापस हो करके आ हा हा। जब एक साथ पूरा बनाते हो ना तो बहुत बढ़िया बनता है, पर जब अटक अटक के बनाते हो ना तो लोचा होता है। दिस वाज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इन वन डायरेक्शन, दिस वाज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, retentivity in the opposite direction, coercivity in the opposite direction. So this is retentivity, this is coercivity. Retentivity is the amount of magnetic field retained by the body in the absence of any external magnetic field या current. Coercivity is the amount of current that you have to pass in order to make the magnetic field zero inside the material. So these were the two main important things. And फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कौन सी टाइप्स होती है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, वो सब डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट द फर्स्ट थिंग फॉर द डे, इस दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छी चीज से करते हैं। एज यू कैन सी, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5.5. आई होप यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक्स टू इलस्ट्रेशन नंबर 5.5. I would love to tell you its page number, and which I shall tell you shortly. And it is page number, I don't know. It is 181. Yeah, whatever. Which one? 181. Yes, sir. Absolutely. And ये इलस्ट्रेशन 5.5 अक्सर लोगों के मन में खलबली क्रिएट करता है। क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है, बतेरे एरो मार दिए हैं, पी ने, Q1 ने, Q2 ने, सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मैंने उसको थोड़ा सा विस्तार में एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एज यू कैन सी, उन्होंने कहा है देयर इज अ स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल P प्लेस्ड एट पॉइंट O। मैंने मैग्नेटाइज नीडल P की जगह एक बार मैग्नेट अज्यूम कर लिया है, बात तो वही है। सो ये है बार मैग्नेट, और वो तुम्हारा पॉइंट करता था इस डायरेक्शन में। अगर मैं तुमको लाल कलर से दिखाऊं तो समथिंग लाइक दिस। ओके, सो वो ये तुम्हारा मैग्नेटाइज नीडल है, एंड उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा अच्छी तरह बनाया है मैंने। आई एम श्योर आप देखेंगे इस चीज को। ये अंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। ओके, नाउ उन्होंने, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर इस बार मैग्नेट का या मैग्नेटाइज नीडल का। आई एम श्योर यू नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम नॉर्थ, एंटर इनटू साउथ, और साउथ से फिर से नॉर्थ जाती है, वी नो दैट, यो और यो। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी स्ट्रेट जा रही है। मैंने अंदर क्लीन रखा है, वैसे होता ही है अंदर, पर मैंने बनाया नहीं है, पर ये में कोई जरूरत नहीं है उसकी। ओके, अब मैं एक एक करके अलग अलग मैग्नेटिक नीडल्स, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स प्लेस करूंगा। उनको ये जानना है कि कौन सा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब कौन सा सिस्टम अनस्टेबल, स्टेबल में है, क्या है करके, वो सब जानने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट उनको मैग्नेटिक नीडल और इस मैग्नेटिक फील्ड का अलाइनमेंट देखना। एक बात आपको बता दूं, आई थिंक यू नीड टू नो दिस, इफ angle between M bar and B bar is 0 degree, it represents stable equilibrium. If theta, angle between M bar and B bar, theta is 90, then potential energy 0 होता है, 0 मतलब no equilibrium. And अगर theta 180 डिग्री होता है, then you remember maximum potential energy, unstable equilibrium.
मतलब थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री इक्विलिब्रियम का ही है हिस्सा। थीटा 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम है, 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थीटा 90 हो तो 0 है, नो इक्विलिब्रियम। अब मैं एक एक करके वो 6 और 6 पोजीशंस ड्रॉ करने वाला हूं। They have been represented as Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. I'll have to keep the book with me. Now, look here. मेरा पहला Q1, ये मैग्नेटिक मोमेंट एम बार का दिशा है, बराबर। ये मैग्नेटिक मोमेंट एम बार है। तुम्हारा लाल कलर का बी बार का डायरेक्शन क्या है, जरा दिखाओ इस पॉइंट पे। कैन यू सी इस पॉइंट पे अगर मैं यहां से दूसरी लाइन मारता तो वो ऐसी जाती। तो कैन यू सी ये ब्लैक कलर का एम बार और लाल कलर के बी बार के बीच में एंगल कितना है? 90। 90। सो मैं लिखता जा रहा हूं फॉर Q1 थीटा इज 90। भाई तो कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी? 0 हुआ ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो नो इक्विलिब्रियम। फॉर Q2, Q2 कहां है मुन्ना? Q2 इधर है, ले बटे 2। ये तुम्हारा एम बार, और इसी तरह अगर यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालता हूं तो ये कहां जाता? नीचे। फिर से देखो तो कितना एंगल है एम बार और बी बार में? फिर से 90। 90 सही पकड़े हैं। तो फिर से नो इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर Q3, मतलब Q3 किधर है? इधर है, किधर तो थोड़ा छोटा कर दो इसमें। Q3 मतलब Q3, ये Q3 का एम बार नीचे की ओर है, बी बार कहां है? दिख रहा है? Q3 पे एम बार भी नीचे, बी बार भी नीचे, दोनों के बीच में एंगल कितना श्रीमान? क्या बात है, क्या बात है, सही पकड़े। फॉर Q3 थीटा इज 0। भाई थीटा इज 0 डिग्री, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ये स्टेबल। क्या बात है, क्या बात है। कौन सा टेबल? अच्छा टेबल नहीं, स्टेबल, अच्छी बात। Q4, ये देखना बहुत पड़ता है। Q4 कहां है? यहां है कहीं पे। ये एम बार का दिशा है, ये बी बार का दिशा लाल लाल। अरे कौनो एंगल बताएगा? बात है, बात है, बात है। माय गॉड, ये तो चढ़ गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे Q5 इधर है, Q5 ऊपर है, इधर तो भी ऊपर है ये। अरे कोई तो बताए। कितना? एम बार ऊपर, बी बार नीचे। 180। क्या बात है, तुम्हारे ऐसा क्राउड नहीं मिला आज तक। कौन सा इक्विलिब्रियम? अस्तबल। Q6 किधर है तू? अच्छा, आई एम श्योर आप देख। क्या बात है, क्या बात है, देखते ही पहचान गए तुम तो। सो थीटा इज 0 डिग्री बोले तो अब समझ में आ रहा है किस तरह करना है ये, बराबर। तो पहला क्वेश्चन ए, इन विच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम? Q1 and Q2. So no equilibrium in positions Q1 and Q2. B में in which configuration is the system in one stable equilibrium? भाई stable equilibrium में कौन से है? स्टेबल Q6 और Q3। तो Q3 एंड Q6 में स्टेबल, एंड दूसरा पूछा है अनस्टेबल।
टेबल देख के बता दो अनस्टेबल कौन सा है, Q4 एंड Q5। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, which configuration corresponds to the lowest potential energy among all Q1 से Q6 तक? हाय हाय हाय। So C, lowest potential energy। भाई अब लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी मतलब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला ही पोजीशन होंगे। तो स्टेबल वाले मेरे पास दो हैं, एक Q3 है और एक Q6 है। मेरे को Q3 और Q6 में से डिसाइड करना है सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी। Q3 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 इधर है एंड Q6 इधर है। भाई आपको आई एम श्योर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन तो मालूम ही होगा, U इज माइनस एम बार डॉट बी बार। दोनों ही केस में एंगल 0 है तो माइनस एम बी। दोनों ही केस में एम सेम है, सपोज एम सेम है। बी किसके केस में सबसे ज्यादा होगा ताकि यू सबसे कम हो? क्यों 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 स्ट्रॉन्ग? ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, वो पोल्स वोल्स वो अर्थ मैग्नेटिज्म की बात तू यहां मत निकल। यहां पे तो एक्सिस और इक्वेटर की बात है। कैन यू सी Q3 इज अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर एंड इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। एंड एक्सिस पे कितना होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय आर क्यूब। याद आती है मैग्नेट के एक्सिस और इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस? तो बी ज्यादा कहां है? एक्सिस पे, तो ये ज्यादा नेगेटिव होगा ना। You understand what I'm trying to say? Point 3 is a point on the equator, तो B will be mu naught by 4 pi m by r cube। 6 is a point on the axis, तो 6 पे मैग्नेटिक फील्ड होगा mu naught by 4 pi 2 m by r cube। तो ज्यादा नेगेटिव किस पे होगा? 6 पे होगा ना। लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज एट पॉइंट Q6 as Q6 lies on the axis of the magnet, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम इस पॉइंट पे होगी। कोई शक? जरा देख लो, बताओ मेरे को, कोई शक, कोई सवाल? वी आर ऑल गुड, बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह किया हुआ है कि समझना थोड़ा सा। अब क्योंकि मैं सिंपल बात बताऊं, मैंने जब पहली बार देखा तो मैं खुद नहीं समझ पाया कि ये लोग क्या चाहते हैं। फिर मैंने अपना लैंग्वेज लगाया, अपना अंडरस्टैंडिंग लगाया, और तब से मैं इसी तरह समझाता हूं। इस तरह समझ में आना काफी आसान होता है। यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, आगे बढ़ जाते हैं और फेरोमैग्नेट के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करके इलस्ट्रेशन नंबर 11 करके इस चैप्टर को अंत में ले आते हैं और बाकी के न्यूमेरिकल्स खत्म करते हैं। तो एज वी सेड ऑलरेडी, फेरोमैग्नेट्स की बात चली है। जैसे हमने बात किया था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स होते हैं और उसका बीएच कर्व हमने देखा। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इज दिस, दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे को इंक्रीज करके क्या असर होता है फेरोमैग्नेट्स पे? और इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे मैंने पैरामैग्नेट्स में भी बात करी थी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी किसको मिलेगी? डाइपोल्स को, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात मानने से मना कर देंगे। तो द डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैग मटेरियल्स starts disorienting, starts disintegrating, and at one particular temperature, and at one temperature called Curie temperature। नाम तो सुना होगा तुमने, Curie temperature, नहीं सुना? TC। इस टेम्परेचर पे
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो भी डोमेन्स होते हैं वो सब टूट जाते हैं, और डोमेन टूट गए तो सारे डाइपोल्स इंडिविजुअल हो जाते हैं. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल. So at one particular temperature called Curie temperature, the ferromag material becomes ferromagnetic material becomes a paramagnetic material. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल. सारे इंडिविजुअल हो जाते हैं डाइपोल्स, कोई यूनिटी रहती नहीं है, सब डोमेन स्ट्रक्चर टूट जाता है, डोमेन स्ट्रक्चर खलास हो जाता है क्यूरी टेम्परेचर पे. तभी तो हमने बात की थी वो अर्थ के मैग्नेटिज्म में कि क्यूरी टेम्परेचर पे जाकर के ये क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर है अर्थ के कोर का टेम्परेचर, तो कोई चीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख नहीं सकती. Alright, so Curie ferromagnetic material becomes a paramagnetic material, and above Curie temperature उसकी जो susceptibility है chi m is proportional to 1 over T minus Tc, where temperature T is greater than Tc. तो chi m में भी बदलाव आना शुरू हो जाते हैं. So this is the equation that Curie gave us for paramagnetic material. Above Curie temperature, that is material is now a paramagnetic material. तो उसका chi m proportional to 1 over T minus Tc. So this was the idea of effect of temperature on ferromagnetic materials. अच्छा, methods of making a magnet. ये जो तरीके हैं कुछ पुराने हैं, कुछ एक नए हैं. अब जैसे पुराने तरीकों में क्या करते थे, एक लोखंड के रॉड को बांधते थे और उसको पोल्स पे, उसके एंड्स पे धीरे धीरे हौले हौले टैप करते थे ताकि डाइपोल्स अलाइन हो जाए और वो मैग्नेट बन जाए. सो वी सस्पेंड an iron rod in the north south direction and we gently tap at the ends to make a magnet. तो ये एक तरीका था. दूसरा, एक आयरन रॉड लेने का, जैसा ये डस्टर है, लेट अस से दिस इज एन आयरन रॉड, और एक मैग्नेट लेने का और उस पे ऐसे उसको घिसते जाने का. तो मानना यह है कि घिसते जाने से इसके जो डोमेन्स है, इसके जो इंडिविजुअल डाइपोल्स है, they will align in the direction of magnetic field and gradually this will become a bar magnet. So we rub a magnet on an iron rod so that dipoles are aligned and it becomes a magnet. पर ये सब बहुत जूने तरीके हैं. आजकल का तो इंस्टेंट तरीका है भाई, 2 मिनट नूडल का जमाना है ये, कि अरे इतना सब मगजमारी क्यों करना, सोलेनॉइड लेना, करंट पास करना और ऐसे सोलेनॉइड में जिस भी चीज को तुम मैग्नेट बनाना चाहते हो वो डंडा घुसेड़ दो, करंट पास करो, थोड़ी देर बाद निकाल लो तुम्हारा मैग्नेट रेडी है साहब. तो एकदम इंस्टेंट तरीका है. सो नाउअडेज we insert a rod inside a solenoid and pass current. Your magnet is ready. मतलब डंडा देके जाओ, हम इसको डालेंगे सोलेनॉइड में, करंट पास करेंगे, थोड़ी देर बाद निकालेंगे, तुम्हारा मैग्नेट रेडी है. इंस्टेंट फोटोग्राफ की तरह लेके जाओ, योर मैग्नेट इज रेडी, नो प्रॉब्लम. हाँ, अगर तुमको मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय करने का, ये तो मैग्नेट बनाने के तरीके, अगर आपको मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय करना है तो वो डंडा, वो मैग्नेट लेने का, उसको आग में डाल देने का. आग में डाल देने से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंड इसके डोमेन स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा और वो उसका मैग्नेटाइजेशन लूज कर जाएगा. तुम्हारा नॉर्मल रॉड रेडी है. वाओ. या फिर
हथौड़ा लेने का और जोर जोर से टैप हथौड़े मारने का, उसको हथौड़े मारने से उसका डोमेन स्ट्रक्चर फिर से डिसअलाइन हो जाएगा एंड इट विल बिकम अ नॉर्मल unmagnetized rod. So these were the ways in which you could destroy magnetism in materials. Acha, there are two types of ferromagnetic materials. One is hard ferromagnetic material and other is a soft ferromagnetic material. How are we going to distinguish between them? Let me show you. Ferromagnetic materials. सबसे पहले hard ferromagnetic substances. सबसे पहले तो द मटीरियल्स इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल्स अल्निको एक्सेट्रा, टिकोनाल एक्सेट्रा. तो इसके दिस इज एन alloy made up of aluminium, nickel, cobalt, copper etc. This is characterized by high retentivity and high coercivity. You know, a material which is used to make permanent magnets should have high retentivity, it should also have high coercivity, and it should also have large value of permeability. And इसकी cycle जो है वो large and wide होनी चाहिए, and these are used in making permanent magnets. Permanent magnets would retain a large amount of magnetism for a longer interval of time. The second is soft ferromagnetic materials. और इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन. इनका लो रिटेंटिविटी होता है एंड लो कोएर्सिविटी. कोएर्सिविटी का ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है इनका, बट they have to have large permeability, and they are used to make electromagnets. I'm sure you know what electromagnets are. Let me give you a very beautiful example. You know, आप कोई भी डंप साइट पे जाएंगे तो आपका सब कचरा जो होता है, सब कबाड़ जो होता है, वो डंप साइट पे इकट्ठा होता है. उसमें पेपर होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, and there is a lot of material, metallic material also. So you have to segregate the metallic waste and the non-metallic waste. So what do? ये जो कचरे का एक बड़ा सा डंप है, एक आप डिस्क लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की एंड उसको वायर से वाउंड किया है आपने. You will start current. When you start current, this becomes magnetized. Permeability high है तो मैग्नेटाइज हो जाएगा. इस डिस्क को आप कचरे में डालते हो एंड ऑल मेटेलिक वेस्ट इज अट्रैक्टेड टू दिस मैग्नेट. टंग 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 घुमाते हो, फिर अलग ले जाते हो. करंट अभी भी चालू है आपका, अलग ले जाते हो अलग जगह पे, फिर आप करंट बंद करते हो. करंट बंद करने के 4-5 सेकंड बाद इसका सारा मैग्नेटाइजेशन लूज हो जाता है और वो सारा मेटेलिक कचरा गिर जाता है. खड़ 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 खड़. सो आपने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, कचरे में घुमाया, इसने सब मेटेलिक को वेस्ट को अलग किया, अलग जगह लेके गए, करंट बंद किया, 5 सेकंड बाद इसका सारा मैग्नेटाइजेशन लूज हो गया एंड ऑल मेटेलिक वेस्ट फॉल्स डाउन. तो इस तरीके से यू वांट समथिंग दैट हैज लो रिटेंटिविटी सो दैट आप इजीली इसको अनमैग्नेटाइज कर सकते हो. ये तो एक एग्जांपल था इलेक्ट्रोमैग्नेट का. आपके टेलीफोन डायफ्राम्स में, आपके इलेक्ट्रिक बेल्स में और ऐसे ट्रांसफॉर्मर कोर्स में, ऐसी बहुत सी जगह पे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है. एंड transformers में, we are going to look at transformers within maybe a couple of chapters next, chapter 7 actually. Transformer course में there is a long cycle of AC. तो demagnetization, magnetization बहुत चलता है. And in transformer course, let me put that, in transformer course we use such materials which have a narrow cycle, a narrow hysteresis cycle, which have a narrow BH curve, so that
I'm sure you remember I told you the area under the BH curve gives you the heat energy lost. So if it's a narrow BH curve, you agree the amount of heat energy lost will also be less BH curve. So that heat energy lost in magnetization and demagnetization is also less. तो एनर्जी का थोड़ा सा बचत हो जाता है. मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो लेस. ऑल्सो नहीं, ऑल्सो कैसे आएगा, इज लेस. सो ऐसी चीजों का इस्तेमाल हम ट्रांसफॉर्मर कोर्स में भी करते हैं, ऐसे सॉफ्ट आयन वगैरह को यूज करते हैं ताकि मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन लॉस इज ऑल्सो लिमिटेड, इज ऑल्सो लेस. ऑलराइट, इस बात के साथ अच्छा मैं लिख दूं इसमें एग्जांपल के टेलीफोन डायफ्राम्स, रिसीवर्स में टेलीफोन डायफ्राम्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है जिसमें यू नीड टू मैग्नेटाइज समथिंग एंड डीमैग्नेटाइज समथिंग रियली फास्ट. यू डोंट नीड अ परमानेंट मैग्नेट फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम. नो, आप चाहिए कि जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए. तो सॉफ्ट आयन वाले जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनका काफी इस्तेमाल होता है. कुछ कुछ की मैं आपको साइकिल दिखाऊं बीएच कर्व. ये छोटा सा साइकिल होता है. ऑन दी अदर हैंड परमानेंट मैग्नेट्स का जो होता है ना उसका काफी जाड़ा साइकिल होता है. कैन यू सी? तो इसका बीएच कर्व जाड़ा और बड़ा होता है, इसका बीएच कर्व टॉल और नैरो होता है. सो you can recognize the substances based on such BH curve ideas. तो जिसका जाड़ा और बड़ा टॉल और वाइड कर्व हो, those are hard ferromagnetic substances. जिसका टॉल और नैरो कर्व हो, they are electromagnets या soft ferromagnetic substances. यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. I want you to look at illustration number 11. I don't know page number. Absolutely, मैं exactly वही पेज पे खोला. Page 194 it is. And let us rock and roll. Page 194. And let me read it and let me find out what exactly it says. Okay. So illustration number 5.11. What does it say? It says a domain in ferromagnetic iron is in the form of a cube of side length 1 micrometer. Okay. Estimate the number of iron atoms n find करना है. And the maximum possible dipole moment m max find करना, maximum dipole moment. And magnetization of the domain, magnetization भी find करना. Molecular mass is 55 gram per mole. And the density is 7.9. Density rho 7.9 gram per centimeter cube. Assume that each iron atom has dipole moment. Each atom का dipole moment is 9.27 into 10 raised to minus 24. 9.27 into 10 raised to minus 24 ampere meter square. 9.27 into 10 raised to minus 24. Perfect. 7.9 gram per centimeter cube and 55 gram per mole. Okay. तो let us rock and roll. सबसे पहली बात, सबसे पहले now this is a cube. तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं. Volume of the cube, easy peasy Japanesey. Volume is what? L cube, and L is what? 1 micrometer. So that's 10 raised to minus 6 meter. 10 raised to minus 6 meter का cube, 10 raised to minus 18 meter cube. Also अब mass find कर लेते हैं. Density is mass upon volume. This is m by v. So how much is mass? Isn't it density into volume? Density कितना है? 7.9. भाई ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. हमको तो पता ही है ना, 1 g per cc is 10 raised to 3 kg per meter cube. Okay. So 7.9 into 10 raised to 3 into volume कितना था?
10 raised to minus 18. So this is 7.9 into 10 raised to minus 15 kg. अच्छा, अब ध्यान से 55 ग्राम में there is 1 mole material. So in 55 gram, that's 55 into 10 raised to minus 3 kg, there is 1 mole. 1 mole मतलब 6.02 into 10 raised to 23 atoms. So in इतना kg 7.9 into 10 raised to minus 15 kg, कितने atoms होंगे? Let us call it n atoms. So number of atoms is a simple cross multiplication. 7.9 into 10 raised to minus 15 into 6 into 10 raised to 23, the whole over 55 into 10 raised to minus 3. वैसे minus 15 plus 23 is 8 and 8 plus 3 is 11. So 10 raised to 11 and 7.9, that's 8. 8 6 are 48. 48 by 55, that's करीबन 0.8.9 के आसपास, 0.86, 0.865. So your number of atoms becomes 8.65 into 10 raised to 10. Is that agreeable? Perfect. अच्छा, इतने एटम्स है अपने क्रिस्टल में, हर एक एटम की मैग्नेटिक मोमेंट इतनी है, तो what will be the total magnetic moment of इतने atoms? So maximum magnetic moment of the system is, कितना है maximum magnetic moment? m max. हर एक का m और इतने number of atoms n, तो कितना है m? 9.27 into 10 raised to minus 24. एंड हर एक का इतना है, और तो इतने का कितना होगा? इंटू 8.65 इंटू 10 रेज टू 10. सो minus 24 plus 10 is minus 14 and 9.27 into 80.2, right? That's 8 into 10 raised to minus 13. Yes, sir. So m max is 8 into 10 raised to minus 13 ampere meter square. Wow. And finally magnetization. अभी अपने को जगह की तंगी रहेगी, अपने को ये उड़ाना पड़ेगा बाजू वाला, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वाला उड़ा देता हूं, डेंसिटी वाला भी उड़ा देता हूं. आई एम श्योर एवरीबॉडी रिमेंबर्स मैग्नेटाइजेशन m इज अपॉन वॉल्यूम. ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था लास्ट टाइम का. m नेट कितना है? 8 into 10 raised to minus 13. ये कितना वॉल्यूम था बचपन में? वॉल्यूम 10 raised to minus 18 ना? minus 13 plus 18. वांदा नहीं. एंड मैग्नेटाइजेशन का ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर. चेक कर लो, आंसर आ चुकेला है. बराबर है. ओके, तो यहाँ पे अपने इलस्ट्रेशन हो जाते हैं खत्म. 12 नंबर नहीं है ना, कोई नहीं है. न्यूमेरिकल्स में 1 और 2 तो सेल्फ स्टडी है. मैंने आपको लास्ट टाइम 12 नंबर दिया था, कोई दिक्कत? मैं 13 और 14 करने जा रहा हूं. 12 नंबर में कोई प्रॉब्लम या हिंट दे दूं? हाँ, वो बेटर रहता है नहीं. भले मैंने लास्ट टाइम दिया था होमवर्क में 12, क्योंकि 12 नंबर बहुत ही नॉर्मल आइडिया पे बेस्ड है. न्यूमेरिकल 12 क्या कहता है? 12 हमारा 11. A short bar magnet has a magnetic moment m दिया हुआ है 0.48 joule per Tesla, which is also same as ampere meter square. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at distance of 10 centimeter, that's 0.1 meter, from the center of the magnet on the axis and on the equatorial line. Hare Ram, Hare Krishna. So on the axis, भाई this is the magnet, and उसके एक्सिस पे सपोज यहाँ पे पॉइंट P है, जो सेंटर से डिस्टेंस कितने पे है? 0.1 मीटर पे. भाई व्हाट इज द मैग्नेटिक, सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ ना, जुम जुम साउथ से आता है स्विच होम बी ऑन द एक्सिस एंड आई थिंक एवरीबडी आउट हियर नोज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब। मेरे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू है, m की वैल्यू ये रही, r की वैल्यू ये रही, लगा पाओगे? एंड दूसरा है ऑन द इक्वेटर, वही सेम मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ, अब पॉइंट P यहां पे। भाई तुमको तो पता ही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जाती है, नॉर्थ से साउथ यो। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? जूम, मैं लाल में दिखा रहा हूं ना मैग्नेटिक फील्ड, मोहे रंग दो लाल। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर एंड भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर का इक्वेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब। हो पाएगा तुमसे? कोई शक? डायरेक्शन देख लिया ना आपने? ओके, तो ये हुआ नंबर 12। आप बोलो तो मैं कर दूं, मेरे को आता है, पर मेरे को भरोसा आप कर लोगे। क्या मेरा भरोसा सही है या सही है? सही है, सही है। नाम है तेरा। क्या नाम है तेरा? बहुत बढ़िया नंबर है एक्चुअली। 13, 13 और 14 दोनों कंबाइंड है, एक्चुअली एक ही सम है। ऑलराइट, सो 13 कुछ लोग 14 देख के बोलते हैं सर 14 कितना छोटा है। भाई पहलवान 14 का आइडिया 13 में से ही तो आता है। तो a short bar magnet placed in the horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north south. Null points are found on the axis of the magnet distance 14 centimeter on the axis. ये क्या है? नल पॉइंट्स। आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊं उसके बाद ही समझ में आएगा। Earth's magnetic field BE is 0.36 Gauss and angle of dip is 0. Okay. What is the total magnetic field B dash at a point on the bisector of the magnet at the same distance as the null point? Okay. At 14 centimeter on equator. अच्छा सर क्या सीन है? अच्छा भाई मैं आपको सबसे पहले नल पॉइंट क्या था ना वो समझा देता हूं। मेरा मैग्नेट जो है ना वो इस प्रकार है, मैंने इस तरह लगाया है उसको। ओके, ये उसका एक्सिस है एंड मैं अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तो नल पॉइंट वो होता है जहां पे कोई भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी शो यू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिलहाल दिखा देता हूं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। भाई नल पॉइंट फाइंड किया गया है ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे। अच्छा मैं तुमको एक्सिस पे भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का थोबड़ा दिखा देता हूं, ये एच ही है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? जय हो। इसका मतलब इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि वो इसके इक्वल और अपोजिट हो जाए? समझ में आया? इस लाइन पे एक्सिस, ये एक्सिस है, इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। तो इसके इक्वल और ऑपोजिट कैसा होना चाहिए दूसरा मैग्नेटिक फील्ड? इस तरफ। डू यू अंडरस्टैंड दैट मच? तो अब इस तरफ आने के लिए डू यू अग्री दिस हैज टू बी साउथ एंड दिस हैज टू बी नॉर्थ, तभी जाके यू नो मैग्नेटिक फील्ड साउथ में से एंटर करेगा, क्योंकि बाहर तो ऐसा है, दिख रहा है आपको?
मैंने लाइन ड्रॉ करके ही दिखा दिया आपको। बाहर कैसा है ऐसा। अगर तुम बोलोगे सर इक्वेटर पे क्यों नहीं, अच्छा इक्वेटर पे ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे ये मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ऐसा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कैसा है ऐसा। कैन यू सी दे आर बोथ एडिंग अप, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट कैसा है ऐसा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा है ऐसा। आ हा इक्वल एंड ऑपोजिट। अब समझ में आया मैटर, बराबर। सपोज ये डस्टर मैग्नेट है, इस मैग्नेट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरफ है, अर्थ का, ये तो अर्थ का है, इस तरफ है, और मैं अगर इसको साउथ लूं और इसको नॉर्थ लूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा ऐसा। दैट इज व्हाई ऑन द एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इस तरफ, they both are equal and opposite. So this is the diagram, this is the situation for null point to be found on the axis of the bar magnet. So at a point on the axis, magnetic field due to magnet is same as horizontal component of the earth's magnetic field. But what is the magnetic field at a point on the axis? Let's call it B1. We'll call it B1. How much is the magnetic field at a point on the axis? Is this agreeable? The magnetic field at any point on the axis is mu naught by 4 pi 2m by r cube, and that is equal to He. Let me put it as equation number 1, because that is not the question. The question is, what is the magnetic field at distance 14 centimeter on the equator? Means at this point, let us call it P. P is a point. Now P is a point on the equator at same distance 14 centimeter. So at point P आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस कॉल इट B, इस तरफ है, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इस तरफ है. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हियर, mag field B, dash, and horizontal component are in the same direction. Component He are in the same direction. So do you agree they both will add up? So net magnetic field at P, we'll call it B dash, is B plus He. अच्छा भाई, what is B2 बोलते हैं इसको, B2, चल B2, ले B2. What is the magnetic field at a point on the equator? Mu naught by 4 pi m by r cube, isn't it? भाई बेसिक इक्वेशंस भूल नहीं रहे हो ना? Are you even there? Yes, sir. That's nice to know. अच्छा, ये मैं ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया. सर ऐसा क्यों किया? इसको देखा तो ये याद आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m by r cube is what? He. So He by 2 plus He, भाई कितना हो गया? 3 by 2 He. Yes, sir. एंड सर He तो फाइंड ही नहीं किया. सिट मैन, माय बैड. अच्छा, He is what? B cos I. I'm sure you still remember those components. He is B cos I and ZE is B sin I. He is horizontal component, ZE is the vertical component. Alright, I think we are good to go. I think somebody would be able to. What is cos 0? Cos 0 is 1. B is 0.36. So 0.36 by 2 is 0.18. 0.18 into 3. 0.54. Is someone checking? Yes, sir. Is that the answer?
Is that a yes? बराबर है सर. Yes, yes. So this was numerical 5.13. Now same situation में वो मुझसे कहते हैं नंबर 14 आ जाता है कि if the bar magnet in 5.13 is turned around by 180 degree, वो 180 डिग्री मतलब जहां नॉर्थ है वहां साउथ आ जाए और जहां साउथ है वहां नॉर्थ आ जाए. अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आप मेरे को बताओगे कि बड़ी बलम सच बोल रहे इब क्या होगा. ऐसा गाना था बहुत जूने जमाने में कि क्या होगा अब सब कुछ हट जाएगा और फिर से वही ये 5.14. नाउ मैग्नेट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री. डेटा चाहिए होगा तो अपने ले आएंगे वहां से. भाई जब ओरिजिनल मैग्नेट था तो ये साउथ था ये नॉर्थ था, अब ये साउथ हो जाएगा ये नॉर्थ हो जाएगा. तो आओ देखें, ये साउथ है ये नॉर्थ है. तुम्हारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, वही अपना एच. मैं 3 लाइन मारता हूं या 2 बहुत है एच के लिए. फ्री है ना एच की लाइन तो मार दी मैंने. ले भाई पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए, बाकी सारी डिस्कशन बाद में करेंगे. यू नो बार मैग्नेट के लिए फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अगेन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो भाई सबसे पहले एक्सिस पे क्या आलम होगा वो मेरे को कोई बताएगा. एक्सिस पे क्या होगा? सपोज लेट मी कॉल दिस पॉइंट P ऑन द एक्सिस. लेट अस से P. इस पे इस पॉइंट P पे वेरी गुड. इस पॉइंट P पे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? लाइक दिस. एंड इस पॉइंट P पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? वाओ सेम डायरेक्शन. सो एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस both magnetic fields will add up. Acha, let us call this point S on the equator. At this point S on the equator, what is the direction of magnetic field due to the magnet? Tangent, like this. And what is the direction of the horizontal component? Like this. Aren't they both opposite to each other? So null point इस situation में कहां मिलेगा? एक्सिस पे या इक्वेटर पे? इक्वेटर पे. सो इन दिस केस in this situation, at a point on the axis, the magnetic field due to magnet and the horizontal component are in same direction, and as he rightly said, so they add up. Whereas let us say we call it for example point P, but on the equator let us say point S, both the magnetic field due to magnet and the horizontal component are in mutually opposite directions. The magnetic field due to magnet and the horizontal component He are in opposite directions. So here null points is found on the equator. I think this is a very important point. Original case में null point was found on the axis in numerical 13, whereas if you rotate it by 180 degree, null point is found on the equator. Do they want us to find the null point? Do they want us to find कि null point कहाँ आएगा करके? Where will be the null point? Yes. अच्छा, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट तो मैं भूल चुका हूं. मैग्नेटिक मोमेंट कितना है इसका? अच्छा, अपन ने फाइंड ही नहीं किया था. अच्छा, अपन ने फाइंड ही नहीं किया था. शिट. ओके, तो अपने को सबसे पहले तो नल पॉइंट
के लिए मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा. सो लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट एंड देन वी शैल लुक एट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सबसे पहली बात लेट अस टेक वो लास्ट केस पकड़ते हैं फ्रॉम नंबर 5.13. You remember this was the equation mu naught by 4 pi 2m by r cube is he. तो मुझे m चाहिए. बैठ रहा है with the answer given in the textbook. So maybe something is wrong somewhere. Hey shit, this was r cube people. हमने r square लिया है. Come on. How dumb is that? हमने स्क्वायर किया, हमको क्यूब करना था. क्यूब इट 10⁻² का क्यूब 10⁻6 and 196 into 14. Somebody do 196 into 14. 497.92. Sorry, 493.92. 493. 2744. 2744. हाँ क्या कर रहा है? 2744 and -4 -6 -10 -10 plus 7 -3 and now what is the answer? 2744. 493.92. How much? 493.92. अच्छा वो फाइनल आंसर बता रही आप. So answer is 0.493 and you could call it 0.5 also. 0.493 people. Make this change and let us move. ये वही है -3. 0.493 divided by 0.36. 1.36. 1.36 into 10⁻³ अब 1.36 का क्यूब रूट आई थिंक 1.11 देख तो आई थिंक करीबन 1.11 into 10⁻⁻1. नहीं तो आप लॉग लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी. सो आई कैन राइट इट 0.11 मीटर या 11.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. बराबर on the equatorial bisector. Alright, so this is number 14. Let's move on. मैं करने जा रहा हूं कुछ एडिशनल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स. हमारे पास थोड़ा टाइम है तो अच्छा 15 बचा था. 15 है, 15 बाकी. नंबर 15. Let's do number 15. Are you looking at number 15? Okay, what does it say? A short bar magnet of magnetic movement नहीं magnetic moment होता है 5.25 into 10⁻⁻² joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to the Earth's field. At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with the Earth's field on its normal bisector and on its axis. Imagine the magnitude of Earth's field BE as 0.42 Gauss. Ignore the length of the magnet. Okay. Now, सबसे पहली बात, on its normal bisector. First of all, ये इसका मीनिंग क्या है? ये जो क्वेश्चन बता रहा है अपने को, सीन क्या है? ये मैग्नेट है. Okay, let us say this is north and this is south. And Earth का magnetic field इस तरफ है. You know, this is BE. And now let us see. Suppose ये north है, ये south है, and ये magnetic field ऐसे जा रहा है. इस point पे, let us call this point P. इस magnet का magnetic field किस तरफ होगा? इस तरफ. And Earth का magnetic field किस तरफ है महाराज? ऊपर ही है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट डू यू अग्री विल बी समथिंग लाइक दिस. दोनों परपेंडिकुलर होने से दिस इज द रिजल्टेंट. सो बी रिजल्टेंट एंड इट शुड मेक एन एंगल 45 डिग्री. तो सपोज ये 45 डिग्री है. कैन यू सी tan 45 विल बी ऑपोजिट ओवर adjacent? कैन यू सी दिस?
Here, the resultant magnetic field is at 45 degrees. So, tan 45 is opposite. Opposite क्या है? B. Over adjacent, which is BE. By tan 45 is 1. And as a result, भाई तुमको फाइंड क्या करना है? मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? वो तो दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट. डिस्टेंस व्हाट एट व्हाट डिस्टेंस? हाँ, डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके भाई, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर? ठीक है यार, मत बताओ. म्यू नॉट बाय 4 पाई m by r क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू BE. तो चलो सब्स्टिट्यूशन. म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 raised to minus 7. m कितना है? 5.25 into 10 raised to minus 2 over r cube and BE 0.42 Gauss. Gauss is 10 raised to minus 4 Tesla. r cube चढ़ेगा ऊपर तो 5.25 into 10 raised to minus 9 over 0.42 into 10 raised to minus 4. Minus 9 plus 4 minus 5. How much is 5.25 by 0.42? 12.5. भाई इसका क्यूब रूट निकालने का है. तो ये 10⁵ का तो क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है. तो एक काम करें, इसको 10⁻⁻6 कर दें और ये हो जाएगा 125 into 10⁻⁻6. वाह, मुझे 125 अच्छा लगता है क्योंकि 125 का क्यूब रूट दुनिया जानती है, इट्स 5. सो 5 सेंटीमीटर. बराबर है सर. बराबर. ये तो हो गया नॉर्मल बाइसेक्टर पे. दूसरा कौन सा है? ऑन द एक्सिस पे. है ना? ऑन द एक्सिस पे है ना? हाँ सर. ओके. सेम मैग्नेट. ये नॉर्थ, ये साउथ. भाई ये मैग्नेटिक फील्ड यहां आती है और साउथ से नॉर्थ पे चली जाती है और सीधे में सीधी होती है एक्सिस पे. तो एक्सिस पे ये पॉइंट लेते हैं, लेट अस से एस. भाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ. और अर्थ किधर है? अर्थ. धरती की बात है, धरती तो परपेंडिकुलर ही है ना ये. वाह, फिर से दोनों का रिजल्टेंट वही रोज का राड़ा. बस फर्क इतना था कि ये इक्वेटर पे था, ये एक्सिस पे है. वही बी रिजल्टेंट और वही 45 डिग्री. आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली डूएबल. यू थिंक यू कैन मैनेज दिस? यस सर. At point S, tan 45 is opposite, that is B, अच्छा B over BS, B over BE rather, which is equal to 1. तो अब ये पॉइंट ऑन दी एक्सिस हो गया और एक्सिस पे B कितना होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब. ले वापिस r ही फाइंड कर रहे हैं, इस बार 2m. सो नो बिग इश्यू. We are all good. 10⁻⁻7 into 2 into 5.25 over r cube. कितना है? 0.42 Gauss minus 4. तो मुझे r क्यूब चाहिए, ऊपर जाएगा 2 into 5.25 10.50 into 10⁻⁻9 over 0.42. चलो भाई संभाड़ी. मैं सोच रहा हूं मैं कर ही देता हूं. है 25. 25 into 10⁻5 ना. चाल बे ना. 250 कर जाना पड़ जाएगा. सो 250 into 10⁻⁻6 और उसका क्यूब रूट. 6.299. सो 6.3 ले लेते हैं. 6.3 सेंटीमीटर. चेक. बराबर है सर. सही है भाई. अभी कौन सा करने का है? अभी करेंगे नंबर
18 करेंगे 19 करेंगे, 18 और 19। एक काम करते हैं, पहले 23 कर लेते हैं, मेरे को 23 बहुत अच्छा लगता है। 23 देख रहे हो आप लोग? ट्वेंटी थ्री इज अ लवली नंबर। पहले 23 को निपटा लेते हैं। मेरे को एक्चुअली ये लास्ट टाइम करना था 23, पर मौका ही नहीं मिल पाया। भाई 23 जल्दी से। 23 ये कहता है सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट कंटेन्स 2 into 10 raised to 24 dipoles, each having magnetic moment 1.5 into 10 raised to minus 23 ampere meter square. The samples are placed under homogeneous magnetic field V1 of 0.64 Tesla and cooled to a temperature T1 is 4.2 Kelvin. The degree of magnetic saturation achieved is 15%. So M1 is 15% of M max. फिर what is the total dipole moment? M2 मांगा है। For a sample of the magnetic field B2 दिया हुआ है 0.98 टेस्ला and T2 दिया हुआ है कितना 2.8 Kelvin. Okay, lot of data but not an issue. We are all good to go. सबसे पहली बात, what is the maximum magnetic moment? The maximum magnetic moment M max, isn't it? जब जितनी magnetic moment हासिल कर लें m into n, m कितना है 1.5 into 10 raised to minus 23 into 2 into 10 raised to 24. So 1.5 2s are is 3 into 10 raised to 1. Oh wow, that is 30 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने मेरे को पहला केस दिया है, केस 1, कि M1 गिवन M1 is 15%, that's 15 by 100 of M max. How much is M max? 30. Oh wow, 15 into 30 is 450. 450 by 100 is 4.5. अच्छा, मुझे क्यूरी ने लॉ दिया था, बाय क्यूरीज लॉ, डू यू रिमेंबर M was proportional to B0 by T? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए M was proportional to B by T. So M2 by M1 is B2 by B1 into T1 by T2. Because M1 would be proportional to B1 by T1, M2 would be proportional to B2 by T2, तो M2 by M1 is B2 by B1 into T1 by T2. मुझे M2 फाइंड करना है, M1 है मेरे पास, how much is it? 4.5, B2 0.98, B1 0.64, T1 4.2 and T2 2.8. Is there someone who's putting things together? 0.98 into 4.2, मतलब into 4.5 कर दिया? Yes, sir. 10.39 मतलब 10.4. Is someone checking the answer? Is it 10.4? 10.335. So how could you get 10.335? There was no way you could get 10.335. सर वो सिंप्लीफाई किया तब आया वो आंसर। हाँ ठीक है, ओके, नॉट एन इश्यू है, बराबर, करीबन करीबन तो सही है ना। ओके, सो दिस इज 23। आगे बढ़ते मैं कौन सा नंबर बोला था? 18 ना? ये 18 और 19 जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है, तो लेट मी सी दैट।
a long straight horizontal cable carries a current of 2.5 ampere in the direction 10 degree south of west to 10 degree north of east. अच्छा, मुझे ईस्ट वेस्ट बना देना पड़ेगा. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. कहां से कैरी कर रहा है? 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब यहां से कैरी कर रहा है टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. मैं ब्लैक कलर में ये केबल बनाता हूं, ये वायर बनाता हूं, ये करंट कैरी कर रहा है. ओके आई, ओके ये 10 डिग्री है. फिर क्या कहता है? द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस हैपेंस टू बी 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक मेरिडियन. ओके, तो लाल कलर में मैग्नेटिक मेरिडियन बनाते हैं. अलग अलग कलर का फंडा करना पड़ेगा. ये तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन है. ये मैग्नेटिक मेरिडियन mm डैश कितना? 10 डिग्री ना वेस्ट. ये 10 डिग्री पे. ओके, क्या चाहते हैं? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.33 गॉस. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE 0.33 गॉस एंड एंगल ऑफ डिप इज 0. चलो अच्छा, एक तो लफड़ा कम हुआ. लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स एट न्यूट्रल पॉइंट्स. ओके, लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स. अच्छा, सबसे पहली बात आपको तो पता ही है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा आता है ना, साउथ से उतर के नॉर्थ पे आता है, ऐसा ऊपर से. तो ये वायर ऐसा है एंड इसकी वजह से इफ आई होल्ड दिस इन माय राइट हैंड लाइक दिस, डू यू एग्री? ऊपर से बाहर आएगा. यू नो, आई एम होल्डिंग दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इन माय राइट हैंड such that thumb is indicating direction of current. Then if the point lies above, then do you agree it will come out from there? And if the point lies below, it will go inside. हमेशा याद रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाता है. आपने लाइंस देखी थी, याद है? सो मैग्नेटिक फील्ड गोज इनसाइड. तो किसी एक पॉइंट पे, लेट अस से यहां कहीं कोई पॉइंट ले लो, लेट अस से P. सो एट पॉइंट P, पॉइंट P अबव द वायर, वायर का नाम क्या दे देते? AB. अबव द वायर AB, mag field due to earth is going inside, while that due to wire is coming out. तो डू यू अग्री? दोनों अगर इक्वल हो जाए तो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर पॉइंट नीचे रहता था ना, तो वो अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है. तो दोनों ही अंदर जा रहे, तो नल पॉइंट नहीं मिलेगा. सो फॉर नल पॉइंट B due to wire has to be equal to HE. Hey, what is B due to a horizontal, infinitely long wire? Mu naught I by 2 pi R. Hope you still remember the formula मेरे यार. HE is what? BE cos I. पर इस केस में BE cos I is 0, cos I is 1. तो मुझे R चाहिए. तो mu naught 4 pi into 10 raised to minus 7. करंट कितना? 2.5. 2 pi into R. BE कितना है? 0.33 gauss. That's 0.33 into 10 raised to minus 4. And cos 0 is 1. I think it is as easy as it looks. R ऊपर चला जाए. ये 2 into 2.5 into 10 raised to minus 7 over. Is there anyone who is doing this? Minus 7 plus 4 is minus 3 meter. 5 by 0.33. Sorry? 15.15. 7.15. 15.15. So that is 1.5 into 10 raised to minus 2 meter or 1.5 centimeter from the wire. Check. Yes sir, बराबर. Agreeable? अच्छा, मैं इसी के जैसा ये नंबर 19 आपको होमवर्क में दे रहा हूं. मैं 21 करने जा रहा हूं. लास्ट आइटम आई थिंक विल बी 21. चेक इट आउट. नंबर 21.
आई वॉन्ट, ये उसी के जैसा 14 नंबर, इसी के जैसा, सॉरी 19 नंबर, एंड कौन सा मैंने बोला 21। कुछ दो मैग्नेटिक फील्ड्स का फंडा है, ये इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक उठा के इसमें काम करना becomes really difficult. 21. Okay, what does it say? A magnetic dipole is under the influence of two magnetic fields. Angle between both fields is 60 degree. Okay, and one of the fields has a magnitude B1 is 1.2 into 10 raised to minus 2 Tesla. Dipole comes to equilibrium at 15 degree with this field. So theta 1 is 15 degree. What is the magnitude of the other field? Okay, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दो फील्ड्स है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो ये एक फील्ड पकड़ लो, ये B1 पकड़ लो और ये B2 पकड़ लो, दोनों के बीच में है 60 डिग्री। अब एक डाइपोल है जो इक्विलिब्रियम दोनों फील्ड में है, उस डाइपोल को लाल कलर से बनाते हैं और इस B1 के साथ 15 डिग्री पे आता है। ये डाइपोल है, इसके साथ 15 डिग्री पे आता है, तो बट ऑब्वियसली ये पूरा 60 है, तो इसके साथ कितने पे आएगा 45। ये आपका डाइपोल है। डू यू अग्री व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क, एंड अगर वो दोनों की वजह से इक्विलिब्रियम में है, मतलब टॉर्क ड्यू टू B1 हैज टू बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू B2। सो एज the dipole is in equilibrium with both fields, thus torque on it due to B1 has to be equal and opposite to the torque on it due to B2. So tau 1 has to be equal to tau 2. I'm sure you remember the equation for torque. Torque, MP sin theta. very good. Tau bar is m bar cross b bar. So tau is mb sin theta. So tau 1 is m b1 sin theta 1 and tau 2, m तो सेम ही है, m b2 sin theta 2. तो mm तो कट गया, मुझे b2 चाहिए। b2 is b1 sin theta 1 कितना है 15 डिग्री upon sine 45. You think you could put the values and tell me? Anybody giving me sine 15? Sine 45 is 0.707. How much is sine 15? Anybody doing that sine 15? 0.2588. And now what is the final answer here? 0.439. And that would be into 10 raised to minus 2. Yes, sir. So that is 4.39 into 10 raised to minus 3 Tesla. Is that correct? 4.4. कभी कभी कट टू कट लेते, कभी कभी नहीं लेते। फेयर इनफ। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 5 खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 6 चालू करेंगे। स्टे विथ मी। बाय बाय।